Hello everyone, welcome to Exergic. In this interview, we are going to talk to Kapil. First of all, congratulations Kapil for your success in Thank you, GATE. sir. Please introduce yourself. So, hello everyone. My name is Kapil Dedia. I'm currently studying mechanical engineering at NIT Surat, and I belong to Kutch. तो कपिल, ये तुम्हारा गेट का क्या फर्स्ट अटेम्प्ट था और कैसे इससे पहले तुमने गेट के अटेम्प्ट दिए, क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं सर, यही पहला अटेम्प्ट ही था। ओके। और थर्ड ईयर में वैसे अलाउड थे स्टूडेंट्स, बट उस टाइम पे कोविड सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी और तब कुछ पता भी नहीं था कि किस तरीके से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, क्या होता है, तो उस साल नहीं दिया था। और फिर प्रिपरेशन भी काफ़ी लेट स्टार्ट की क्योंकि कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह शुरू हो गए थे, तो मुझे नहीं था उतना इंटरेस्ट। मतलब मैं एज नॉट अ नार्सिसिस्ट बट आई थॉट कैन आई कैन डू बेटर। तो फिर अगस्त मंथ में जाके मैंने डिसाइड किया कि गेट देना है इस बार, और तब से फिर प्रिपेयर किया सर। तो क्या मोड यूज़ किया प्रिपरेशन के लिए तुमने? सर पहले तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ रहा था और बुक्स रेफर कर रहा था, तो मैंने 3 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए थे सर। फिर अराउंड सितंबर मंथ मेरे 2 कॉलेज के ही दोस्त उन्होंने थर्ड ईयर में एक्सर्जिक का कोर्स ले लिया था सर। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास टाइम का काफ़ी कंस्ट्रेंट है क्योंकि लोग 2 साल से 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और मुझे 6 महीने में वो सारा काम करना है। तो सर उसमें काफ़ी ज़्यादा हैसल था। आपको रिसोर्सेज ढूंढने हैं, फिर देखना है वो अच्छा रिसोर्स है नहीं है। तो फिर मुझे एक्सर्जिक का सर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं है तो आपको किसी के थ्रू ही पता चलता है। तो सर वो पता चला, तो फिर डेमो कोर्सेज देखे और आपके यूट्यूब पे लेक्चर्स उससे पहले मैंने देखे हुए थे। तो आई थॉट दैट दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी थे, तो कॉलेज के साथ वो मैनेज भी कर सकते हैं आप। तो फिर मैंने आपकी टीम से कांटेक्ट किया था, उन्होंने समझाया किस तरीके से होगा, तो फिर मैंने एक्सर्जिक का कोर्स लिया था सितंबर मंथ में। ओके। और फिर कब तक आपने उसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया लेक्चर से? सर मैं एक्चुअली 1.5x से ऊपर ही चलाता था हर वीडियो। बस कहीं पे बहुत फंस गया, यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, तो फिर मैं रिवाइंड करके आराम से देखता था। तो मेरा वही था कि सर जेईई भी दिया था, तो उसका एज सच कोई लिंक नहीं है, पर वो एक एक्सपीरियंस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे आपका फोकस रहना चाहिए और सिलेबस उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एट लास्ट आपको जो आता है वो आपको सही सही करना है। तो सर शुरू से ही न्यूमेरिकल्स पे काफ़ी फोकस था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ साथ ही मैं सॉल्व कर रहा था और क्वेश्चन बैंक भी लिया था एक्सर्जिक का। तो शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब आपको लगता है कि इसका तो कुछ मतलब लेना देना नहीं है गेट से, बट फिर आप रियलाइज़ करते हो कि किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स लिंक हो रहे हैं और आप एक बेटर पोजीशन में होते हो डिसाइड करने के लिए कि आप एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। आप उससे मतलब किस तरीके से आप एक क्वेश्चन को बेसिकली अटैक कर सकते हैं कहाँ से, तो वो अप्रोच सर क्वेश्चन बैंक से काफ़ी डेवलप हुई। और फिर तो यही है कि मतलब जैसे आप कहते हैं कि गेट के प्रीवियस ईयर ऐसे मत करो कि ये सवाल आया है ये जवाब है। आप देखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से पूछ सकते हैं। तो सर वो आई थिंक इस बार के पेपर में काफ़ी हेल्प भी हुई उसकी, क्योंकि पेपर मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा था। तो सर वो चीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही थ्रू आउट। मतलब वो थॉट प्रोसेस रखना हमेशा कि आप जो सवाल कर रहे हो उसका ये नहीं है कि मतलब यही सवाल आ जाएगा, वो किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको वो कॉन्सेप्ट और किन किन तरीकों से टेस्ट किया जा सकता है, तो वो हमेशा सोचते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वही उससे एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होती जाती है। जो मिस्टेक्स हम शायद गेट में करेंगे वो हम पहले कर देते हैं, तो हम उससे सीखते भी हैं सर। बिल्कुल। क्योंकि तुम्हारी जर्नी ऐसी थी जिसमें कि टाइम तुम्हारे पास कम था। हाँ सर। चीजें तुम्हें ज्यादा देखनी थी। हाँ सर। तो यहाँ पे मुझे काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि तो फिर तुमने नोट्स वगैरह को कैसे मैनेज किया, रिवीजन कैसे मैनेज किया? क्योंकि उस टाइम तक तो कई सारे टॉपर्स थे जिनसे मैंने बात की, उन्होंने सिलेबस खत्म कर लिया था। हाँ सर। सितंबर तक जब तुमने स्टार्ट किया। हाँ सर। तो तुमने कैसे टैकल किया नोट्स मेकिंग, रिवीजन और इस सब को? सर नोट्स मेकिंग तो मेरा था कि फुल नोट्स कभी काम नहीं आते, वो जेईई में समझ आ गया था, वो पढ़े हैं अभी भी पढ़े ही हैं। तो सर बेसिकली मैं लेक्चर देख के नोट्स इसी तरह बनाता था कि फॉर्मूला क्या है और अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो एक लाइन में बस लिख लेना है, और जो आप कहते थे कि उसको हर रोज देखिए, तो वो लिखी हुई एक ही लाइन है पर उससे रिलेटेड जो पूरा पैराग्राफ है, जो भी डिस्कशन 2-3 मिनट का आपने किया है, वो आपके माइंड में तब रहता है। आप 2 महीने बाद उसे देखेंगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा।
तो नोट्स मेरे सर सबसे लॉन्गेस्ट आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के नोट थे 11 पेज के। ओके। तो बस वो 11 पेज ही हैं, लेकिन मेरे दिमाग में पूरा सब्जेक्ट, मतलब आपकी आवाज़ भी चल रही है उस वक्त कि आपने किस तरीके से पढ़ाया था, आपने कहाँ बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप गलतियाँ करोगे, वो आप कोर्स में हर जगह बताते हैं कि ये एक पॉसिबल पॉइंट ऑफ मिस्टेक है। तो वो सारा बार बार आपके दिमाग में फिर सर वो सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, तो आपको कॉन्शियसली वो डिसीजन नहीं लेना पड़ता कि मैं गलती ना करूँ, आप फिर कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सकते हैं। सही बात है। तो डेली रिवीजन की जो साइकिल थी वो तुम्हारी चलती थी। हाँ, नोट्स रहते थे एकदम कंसाइज और शॉर्ट। हाँ सर। इसमें जो न्यूमेरिकल लर्निंग्स जो तुम लेते थे, वीडियो कोर्स के जो एग्जांपल्स हो गए या क्वेश्चन बैंक है या टेस्ट सीरीज है, उनको तुम कैसे याद रखते थे? क्या पूरे क्वेश्चंस नोट डाउन करते थे या स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखते थे? वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं। हाँ सर, तो ये मैंने आप ही से पिकअप किया था कि आपकी न्यूमेरिकल लर्निंग के अलग नोट्स होने चाहिए। तो शुरू का 1 आध महीना मैं वो नहीं कर रहा था। उसके बाद सर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे, जो थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, उनको मैं शायद पहली अटेम्प्ट में सब्जेक्ट पढ़ते हुए एक फ्लो रहता है आपका, आप कर लेते हैं, तो वापस अटेम्प्ट करने पे मुझे दिक्कत आ रही थी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि मैंने टाइम भी स्पेंड किया है उस पर, उसके बावजूद भी वो रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो सर अलग एक नोट्स की बुक बनाई जिसमें काफ़ी टू द पॉइंट कि इस तरीके का क्वेश्चन था, उसमें इस तरीके का कॉन्सेप्ट था, वो मैं अपनी अप्रोच लिख देता था कि मैंने इस तरीके से पहले इसको सॉल्व किया था, सेकेंड टाइम जब मैंने गलती की तो मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया। तो सर उसको मैं वैसे इतना ज़्यादा रेफर नहीं करता था, बट आई थिंक वो एज इन 1 महीने में मैं 1 आध बार शुरू में देखता था, फिर लास्ट में वो काफ़ी हेल्पफुल हुए। जब समझ नहीं आता है कि आप करें क्या, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है और आपको यही लगता है कि सारा पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। तो सर उस वक्त पे न्यूमेरिकल नोट्स जो थे वो मैं आखिरी दिन पे तो सर सिर्फ वही देख रहा था, और जो मेरे टेस्ट्स थे बस उनमें मैंने जो जो बुक मार्क करके क्वेश्चन रखे थे मैं सिर्फ वही देख रहा था कि मैं क्या क्या मिस्टेक्स करता हूँ और वो जो मुझे कल नहीं करनी है। एग्जैक्टली। और भी जो टॉपर से मैंने बात की तो ये एक सिमिलैरिटी मुझे दिख रही है क्लियरली कि ऑलमोस्ट सारे ही लोग जो न्यूमेरिकल नोट्स उन्होंने बनाए हैं या जो अच्छे टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, बुक मार्क्ड क्वेश्चंस हैं या उन्होंने गलत किए वो क्वेश्चंस हैं, उनको आखिरी के 7 दिन 10 दिन 15 दिन में रिवाइज करके कि आपके माइंड में ये फ्रेश रहे कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। ये आपको साल भर बहुत बताया जाता है, आपको भी पता है, बट जस्ट एग्जाम से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। वो डेफिनेटली एक अच्छा यूटिलाइजेशन है गेट से पहले वाले कुछ दिनों का। हाँ सर। जो 3 आवर्स थे गेट के वो डेफिनेटली इस बार अच्छे चैलेंजिंग रहे होंगे ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। तो वो तुमने 3 आवर्स कैसे मैनेज किए? क्या माइंडसेट था, क्या चल रहा था माइंड में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम? ऐसा जनरल परसेप्शन था कि बाकी ब्रांचेस के पेपर इजी आ रहे हैं, फिर भी वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि इजी आएगा, क्योंकि फिर सर वो हो जाता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। बिल्कुल। तो बस माइंडसेट वो टेस्ट सीरीज के थ्रू ही हमेशा रखा था कि जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है, आ रहा है तो कर लो, वरना मार्क फॉर रिव्यू कर लो। तो जब मैकेनिकल का पेपर था सर, तो मार्क फॉर रिव्यू के क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहे थे, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि मतलब आपकी कोई गलती है, या क्योंकि उस मोमेंट पे आप जज नहीं कर पाते कि पेपर का लेवल क्या है। तो सर करता गया मैं मार्क फॉर रिव्यू, मैंने कहा बिलीफ रखना है अपने प्रोसेस में, तो मैं मार्क फॉर रिव्यू करते गया। तो फिर जो बन रहे थे वो बनाने लगा, और उसके बाद फिर वापस अटेम्प्ट किए सर क्वेश्चंस, तो अच्छा था। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे थोड़े से ज़्यादा, वो बाद में करने चाहिए थे मुझे, वो भी मैंने कर लिए, तो वो आई थिंक थोड़ी सी मेरी मिस्टेक थी। लेकिन लास्ट में फिर मार्क फॉर रिव्यू मैंने 63 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे सर। ओके। तो फिर लास्ट में इतना टाइम नहीं बचा था कि जो मुझे लग रहा था कि पॉसिबल मेरी मिस्टेक्स हो सकती है, उनको चेक करने का वक्त नहीं मिला था, क्योंकि पेपर इस बार थोड़ा उस तरीके से था। तो पूरा टाइम सर मैं टेस्ट सीरीज में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिली मिस्टेक्स बहुत कर रहा हूँ, हर कोई करता है। तो उसको टैकल करने का तरीका मैंने ये अपना लिया था कि खुद से मतलब बात करते रहना है मन में इंटरनली। कि यदि मैं लिख रहा हूँ कि मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो ऐसे लिखना नहीं है, बोलते हुए लिखना है। तो आप बहुत सारे जो ब्लंडर्स होते हैं, मतलब एकदम ही आप सोच नहीं सकते, उस तरीके की जो गलतियां होती है वो बहुत हद तक एलिमिनेट हो गई थी सर। तो वो मैं मतलब पूरा वक्त ऐसे बीच में खुद को कॉन्शियसली ये कह रहा था कि खुद से बात करते रहना है, कुछ नहीं है, ये नहीं हुआ तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हर पॉइंट पे
मतलब ऐसे 2 लोग एग्जाम दे रहे हैं, ओह। उस तरीके का सर माइंडसेट। बहुत सही एक साइकोलॉजिकल हैक है ये जो तुमने हाँ, बताया है, क्योंकि इससे मुझे क्या लग रहा है, क्या क्या फायदे हैं। एक तो ऑब्वियसली यू डोंट फील अलोन, हाँ सर, ऐसा लगता है कि कोई, ऑल्दो इट्स यू ओनली, हाँ। बट ऐसा लगता है कि कोई मेंटर, कोई सपोर्ट है तुम्हारे साथ। हाँ सर। और मुझे लगता है, ऐसे जस्ट सुन के मेरे माइंड में आया कि इससे शायद आपका माइंड भी यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, नहीं होता है सर। क्योंकि आप जो मन में बोल रहे हो वो वही सुन रहा है, वही उसी पे फोकस्ड है। हाँ सर। तो आपका ध्यान जो है वो दाएं बाएं चीजों में नहीं जाएगा, क्वेश्चन पे ही सेंटर्ड रहेगा। यस सर। तो आई एम श्योर ये जो तरीका है बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और उनको आई फील कि अच्छा रिजल्ट उससे मिलेगा। यस सर। ओवरऑल जो जर्नी तुम्हारी प्रिपरेशन की रही, इसमें तुम क्या गाइडेंस, क्या टिप्स देना चाहोगे कॉलेज स्टडिंग स्टूडेंट्स को? क्या चीज़ उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए प्रिपरेशन के वक्त, या क्या नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन के वक्त? तो ऐसा कुछ अगर तुम्हारे माइंड में है तो। सर सबसे फर्स्ट टिप, एंड लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक, कि जल्दी शुरू कीजिए। फिर दूसरा है कि प्रायोरिटी आपके दिमाग में हमेशा ही रहनी चाहिए कि आप अगर कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी अपेयर कर रहे हैं तो अगर आप गेट के लिए अपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके मन में वो रहना चाहिए कि गेट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और मुझे इसी बार एग्ज़ाम निकालना है। बहुत सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स सर ये सोचते हैं कि इस बार एग्ज़ाम देते हैं, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर प्रिपेयर करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि वो माइंडसेट करेक्ट है। तो हमेशा आपके दिमाग में वो प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि गेट मेरा फर्स्ट एम है। और फिर सर कॉलेज में मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है पढ़ाई फाइनल ईयर में, तो आप देखिए अटेंडेंस के क्या रूल्स है, उस हिसाब से मैनेज कीजिए आपकी अटेंडेंस। आप क्लासेस मिनिमम रख सकते हैं, क्लासेस में भी आप अपनी पढ़ाई मेंटेन कर सकते हैं, आप नोट्स तो रिवाइज कर ही सकते हैं। यदि कोई सब्जेक्ट्स लिंक्ड हैं जो आपके गेट में भी हैं और आपके सेमेस्टर में भी हैं, तो आई थिंक आप उसको उस तरीके से भी अप्रोच कीजिए, न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व कीजिए उस सब्जेक्ट के, तो आपका टाइम इफेक्टिवली मैनेज होगा। और मेन तो वही है कि टाइम आपके पास लिमिटेड है, तो आपको हर वक्त मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप कॉम्प्लेसेंट हो जाए कहीं पे। और सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह हैं, उनमें भी आपको थोड़ा लिंक नहीं तोड़ना है अपनी पढ़ाई से, वरना फिर वो इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो जाता है वापस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। तो टेस्ट सीरीज जब तुमने अटेम्प्ट करनी स्टार्ट की तो तुम्हारे कितने मार्क्स उसमें आ रहे थे और किस तरीके से तुम अप्रोच करते थे टेस्ट सीरीज को, वो थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड करो। सर शुरू में तो मैंने सबसे पहले एक सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज लिया था सर, वीडियो कोर्स लेने के भी पहले। ओके। तो मैंने जो 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे उस वक्त, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स शुरू किया था। तो सर मैंने उसके टेस्ट दिए और तब वो मैंने आपका वीडियो देखा था कि टेस्ट सीरीज किस तरीके से होंगी। तो उनमें ये था कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो थोड़े मुश्किल होंगे। तो वो देख के भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मतलब इजी क्वेश्चंस थे, उनमें भी मैं अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहा था अपने कॉन्सेप्ट। तो वो एकदम शुरू से ही टेस्ट दे रहा था मैं सर, जैसे ही सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं आप तो आप मतलब टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो दे ही देने हैं, क्योंकि बाद में फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो एंड में जब वो क्वेश्चंस देखते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर फिर आपने ये भी कहा था कि फुल लेंथ टेस्ट भी जितना जल्दी हो पाए उतना दीजिए। तो सर अक्टूबर में मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट दिया, उसमें सर 41 मार्क्स ही आए थे। तो मैंने देखा कि इससे तो काम नहीं बनेगा, तो फिर मैंने एनालाइज किया। तो मैंने ये देखा कि कितने मार्क्स का मैंने सिलेबस कवर कर लिया, तब सिलेबस पूरा नहीं हुआ था सर। तो अराउंड 86-87 मार्क्स का मैंने कवर कर लिया था। तो मैं 46 मार्क्स का बेसिकली सॉल्व ही नहीं कर पाया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ एक गैप आ रही है। तो वो गैप मेनली रिवीजन का था, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इतने फ्रेश नहीं थे। तो सर फिर मैंने प्रीवियस ईयर की जो बुक थी वो उठाई वापस और मैंने नोट्स रेफर नहीं किए। ओके। सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि पढ़ लिया है आपने, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ है। तो अब उस लिमिटेड रिसोर्स से वो हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सर सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अक्टूबर मंथ में फिर से सॉल्व करने शुरू किए सर। तो हर एक सब्जेक्ट खत्म होते गया। फिर मैंने फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया, अराउंड 20-25 डेज फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया मैंने, सिर्फ इसी पे फोकस किया। फिर सर नवंबर में टेस्ट दिया तो 59 मार्क्स आए थे। और वो हो गया था कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है टेस्ट देते हुए,
या फिर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। फिर मिस्टेक्स थी, तो फिर आप फोकस कर सकते हैं मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने में। तो फिर नवंबर में कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं, तो थोड़ा सा फिर सर दिसंबर में जैसे कॉलेज खत्म हुआ, तो आई थिंक दिसंबर मंथ मेरी प्रिपरेशन का पीक था। रिवीजन, टेस्ट, देखो क्या गलती है, कौन सा कोई भी एक टॉपिक आप देख लो, उसके क्वेश्चंस फिर से करो। तो वही साइकिल पूरा दिसंबर कंटिन्यू किया। तब मैं अराउंड 1-2 हफ्ते में टेस्ट दे रहा था। फिर सर जनवरी में आके वापस कॉलेज शुरू हो जाता है, और फिर आपको लगता है कि क्यों, मतलब मुझे इसमें भी टाइम देना पड़ रहा है, मेरा मतलब मुझे गेट में अच्छा लाना है। तो फिर सर वो मैंने कर दिया कि मैं हर दूसरे दिन टेस्ट दूंगा। ओके। क्योंकि सर तब थोड़ा सा मुझे अंदर से कॉम्प्लेसेंट लग रहा था कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मुझे क्या करना है, तो मेरी काफ़ी एनर्जी उसी में वेस्ट हो रही थी। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हर दूसरे दिन टेस्ट देना है, और जो बीच का टाइम है उसमें जितनी भी गलतियाँ की हैं, सिर्फ उस क्वेश्चन को नहीं देखना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है उनको रिवाइज करना है। तो सर फिर एक काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैं कहूँगा जनवरी मंथ में आया था टेस्ट देते वक्त। हर दूसरे दिन मैं टेस्ट दे रहा था, और ऑब्वियसली सबसे पहले मार्क्स दिखते हैं, तो फिर रैंक दिखती है। तो वही आता है दिमाग में कि मतलब बहुत सारे थॉट्स आते हैं ऑब्वियसली मार्क्स और रैंक से रिलेटेड, लेकिन अब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो देख लेना है 10-15 मिनट में, कंसोल कर लेना है खुद को, और फिर इमीडिएटली एक बार रिव्यू करना है कि आप क्या सोच रहे थे टेस्ट देते वक्त। मतलब जो सिली मिस्टेक की आपने उसमें कैसे, मतलब आपने ऐसा क्या आया आपके दिमाग में जिसकी वजह से आपने सही कॉन्सेप्ट नहीं लगाया या सही कैलकुलेशन नहीं की। तो वो मैं तुरंत ही कर लेता था। वो फास्ट अराउंड 20-25 मिनट तभी दे देता था। फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके एंजॉय करके फिर पूरा एनालिसिस करना है, हर क्वेश्चन देखना है कि कई बार सर आंसर आ जाता है, लेकिन फिर वो होता है कि सही कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया होता है पूरी तरीके से। तो वो गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि इवेंचुअल गोल है कि गेट में अच्छे मार्क्स लाने, टेस्ट में नहीं लाने। तो फिर अच्छे से एनालिसिस करना है, और फिर सारे टॉपिक्स वापस उठा के फिर से अगला टेस्ट दे देना है। तो बहुत अच्छे से तुमने डिटेल में समझाया ये, और मेरे को इसमें से जो एक हाईलाइटिंग पॉइंट लगा और जो बहुत अच्छा लगा वो यही है कि टेस्ट देने के जस्ट बाद ये सोचना कि किस पॉइंट पे मैंने क्या सोच के क्या किया। हाँ सर, ये शायद एक दिन बाद माइंड से निकल जाएगा, जाता है सर। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वो समझ लिया, खुद को समझ लिया अगर कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस, उसको इम्प्रूव किया, उससे बेटर क्या हो सकता है, वो इमीडिएटली टेस्ट देने के बाद आप कर सकते हो। तो ये एक बहुत काम की चीज़ मुझे लगी, जो कि हर स्टूडेंट को मुझे लगता है अपनी प्रिपरेशन में लानी चाहिए। जो तुम्हारी ओवरऑल जर्नी थी वो जनरली एक शॉर्टर जर्नी है एज कम्पेयर टू अदर गेट एस्पिरेंट्स, बट उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि स्टूडेंट्स के लिए सीखने लायक है, जिसको वो अपनी जर्नी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। तो आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन गेट 2022, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोफेशनल करियर। थैंक यू वेरी मच।